जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो खोटा काठे पैदे खंडी के अगली कविता जो कि आज हम लोग 19वीं कविता में आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं वो 9वीं कविता है इस कविता संग्रह की। खोटा काठे पैदे खंडी इस कविता संग्रह की बात करें तो ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता संग्रह को लिखा गया है। ये तो आपने अच्छे से समझ लिया है और आपको याद होगा। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर में इस कविता में है क्या। इस कविता में है क्या, इसको समझने के पहले भी एक और महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है कि जो शीर्षक दिया हुआ है भारत एक मोहड़ा, तो आखिर में इसका अर्थ क्या होता है। तो इस शीर्षक का अर्थ अगर बात करें तो भारत का चेहरा कह सकते हैं, है ना। मोहड़ा का अर्थ होता है चेहरा, अर्थात भारत का चेहरा। कैसा चेहरा, तो यहाँ पे दिखाया गया कि वास्तविक रूप में लोग बातें तो बहुत कुछ करते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वास्तविक रूप में जो भारत का चेहरा है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है इस कविता के माध्यम से। इस कविता की रचना अगर बात करें तो इस कविता का रचना काल जो वो 1969 ईस्वी में हुआ है ना। 1969 में इस कविता की रचना काल मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखें। भारतेक मोहड़ा एक और भारतेक मोहड़ा दो, ये दो कविता इस संग्रह में देखने को मिलता है खोटा काठे पैदेक खंडी में। और ये दोनों कविता इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे इसका भारतेक मोहड़ा टू। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेक मोहड़ा एक। तो भारत का चेहरा, कैसा चेहरा भाई, तो अगर बात किया जाए कि इस कविता में, तो प्रथम कविता जो भारतेक मोहड़ा एक है इसमें गरीब भारत का चित्र जो प्रस्तुत किया गया है। जो कि गरीब भारत का यानी भारत का ज़्यादातर देखा जाए तो कुछ गिने चुने लोग जो वो बड़े लोग हैं, बाकी के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने जीवन यापन के लिए कह सकते हैं कि तंगी हालत में आज भी वो जी रहे हैं। भारत की अधिसंख्यक जनता जो है वो भूखमरी, तंगहाली और फटेहाली का स्थिति में बनी हुई है आज भी, और उसका शिकार जो वो आज भी है। तो ऐसे भारत के वास्तविक चेहरा का जो वो इस कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए कविता को समझते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कविता का इसमें अगर बात करें तो इस कविता में आज़ाद भारत का सच अगर दिखाया जाए तो खाका खींचा गया है ना। उसी में से झारखंड का जो वनवासी यानी जो आदिवासी लोग हैं या झारखंड के जो मूलवासी हैं उनकी व्यथा कथा का मर्म स्पर्शी भाव भी इस कविता के माध्यम से रखा गया है। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं कि ई लाए आदि मारल ठाव मोरल मन मथा धरल ठाव, मथा धरल ठाव ठाव। तो ई लाए आदि मारल ठाव मोरल मन मथा धरल ठाव ठाव, झारे पाते भोरल ठाव धने तावो कोंचल ठाव ई लाए आदि मारल ठाव। देखा ई जाहत बेचे काठी जनी गुली ढांगी ठुरकी नाटी, गाते एगो चिकट चेथरा नखय जकर तूने को आसरा। बोलते कि ई लाए आदि मारल ठाव, कि ये जो है वो क्या है, ई लाए आदि मारल ठाव। आदि मतलब होता है पुराने समय से, मारल मतलब होता है यहाँ पे, मारल मतलब नहीं बोलते कि यहाँ पे मार करके बैठा हुआ, यानी उसको उसका जो वो मूलवासी यानी जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं, है ना। मारल ठाव मतलब होता है स्थान। तो ई लाए आदि मारल ठाव, यहाँ पे कभी बोला गया है मोरल मन, उसका जिसका मन क्या है मर गया है, मथा धरल ठाव ठाव, झारे फाते भोरल ठाव, कि झार पात से भरा हुआ यह जगह। यहाँ पे विशेष रूप से जो वो झारखंड की चर्चा जो वो की जा रही है। धने तावो कोंचल ठाव, कि भले यहाँ पे झार पात देखने को मिलता है लेकिन धन संपदाओं से भरा हुआ, खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है यह क्षेत्र, है ना। मगर यहाँ के लोग आज भी जो वो क्या है गरीब लोग हैं। ओकर मन मोरल है, उसका मन जो वो एक मर गया है ना। तो भले यहाँ के कहते हैं कि लोग, भले यहाँ का स्थिति लोगों का अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ की धरती जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। देखा ई जाहत बेचे काठी, कि देखिए यह बेचने के लिए जा रही है लकड़ी। जनी गुली ढांगी ठुरकी नाटी, जनी गुली मतलब स्त्री लोग, जिसमें से कुछ लोग जो वो ढांगी यानी लंबी है, कुछ जो वो ठुरकी नाटी यानी कुछ जो वो छोटी है। गाते एगो चिकट चैथरा, गाते मतलब शरीर में, एगो चिकट, चिकट मतलब होता है गंदा, चैथरा मतलब हो गया कपड़ा। तो इसके शरीर में देखो कि गंदा कपड़ा पहनी हुई है। नखय जकर तूने को आसरा, कि और ना ही उसको जो वो किसी तरह से किसी के आसरा
है ना। तो बोलते हैं कि यहाँ पे बेस तरह के एक लुगा मतलब एक अच्छा कपड़ा भी शरीर में नहीं है, मलाल झोलाल उसी तरह से फाटल छीटल कपड़ा जो वो पहने हुए है। और जरा जिसको जो वो किसी का आसरा भी यानी किसी से उम्मीद भी कोई नहीं है। आगे यहाँ पे बोलते हैं कवि कि हजारी साड़ी गाड़ी कहाँ, काठें कुचाय करल टुकड़ा, कहा है एखनिक रोमा रोमा, ई है अजगूत आजादी काम, ई लाए आदि मारल ठाव, घरे चेंगा डोमाहत कलेब कठुआय बोवाहत, कदैर हलुआ हरान भेलत, गोटा जकर ले जन्मे सुना, जकर ना और अरना ठेकान, ई लाए आदि मारल ठाव। कि हजारी साड़ी की गाड़ी कहाँ, कि इनके पास में अच्छे दामों का हजार रुपए का हजारों हजार रुपए का साड़ी इनके पास कहाँ पे है। इनके पास तो वही गंदे गंदे है ना, उसी तरह से फटे चिटे हुए कपड़े जो वो इनके पास में मैलाल झुलाल उसी तरह से कपड़े वो पहन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहा है एखनिक रोमा रोमा, इनके जो वो एक एक रोमा रोमा यह बता रहा है, इनको यह दर्शा रहा है कि इनके पास में बहुत पर्याप्त साधन नहीं है, ये सीमित संसाधनों में ही आज भी जो वो काम कर रहे हैं, उसी में से ये सब कुछ अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ई है अजगुत आज़ादी काम, कि यह जो वो अजगुत मतलब आश्चर्य है, इस आज़ादी के भारत में आज भी लोग बोलते हैं कि आज़ाद हम लोग हो गए, लेकिन स्थिति यहाँ के लोगों का कितना बदला हुआ है, ये दृश्य जो वो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति का वर्णन कर रहा है। ई लाए आदि मारल ठाव, घर चेंगा डोमाहत कलेब कठुआय बोवाहत, कि घर में बच्चे जो वो डोमाहत मतलब रो रहे हैं, कलेब कठुआय बोवाहत कलप कलप करके मतलब रो रहे हैं, और एक वक्त भोजन अच्छा से उसको नहीं मिल रहा है। कदर हलुआ हरान भेलत, हलुआ हरान मतलब परेशान होना, है ना, हलुआ हरान मतलब होता है परेशान होना। किस कदर से जो वो बच्चे जो वो परेशान हो रहे हैं, हलुआ हरान हो रहे हैं मतलब घर के माता पिता जो वो परेशान हो रहे हैं, छोट मोट किसी तरह से कुरिया यानी काम करके, गोटा जकर ले जन्मे सुना, जकर और ना ठेकान, कि छोट मोट किसी तरह से कोई कूरे यानी मजदूरी करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। छुआ कहाँ हेराय गेल हत कोई पता नहीं, ई भरल भुइये उ ऐसन गोटा रोप रहलत, जिसका कोई ना ही कोई और है और ना ही कोई ठेकान है, ना ही किसी का उसका कहीं ना और ना छोर, जैसे बोलते हैं कि किसी उसका कुछ भी पता नहीं है ना, ना उसका और का पता है ना उसका ठेकान का पता है। बेच के मन आर गातों के हकमक जुवानी जानो के, एको सांच नाय सचाए पेट, सुधे आपनों की दोसरेक, कचित कंधु सुंदर चेहराएं, नीछू रूपे गुने मोहड़ाए, सब बझायो के ढांपाए गात, तनी आधक मिले पत्री भात। आगे यहाँ पे कवि जो लिखते हैं वो कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में सबको झकझोर देने वाली पंक्ति यहाँ पे लिखते हैं। इस पंक्ति में कवि जो वो उन आदिवासी स्त्रियों के लिए सब कर कह सकते हैं कि आखिरी बात तक वो कह देते हैं कि पेट भरने के खातिर वो लोग अपने तन मन तक वो बेच देने के लिए विवश हो गए हैं, है ना, तन मन तक वो भी विवश हो जा है, और ताऊ भी अपना और दूसरों का पेट वो भर नहीं पा रही है। कचित कधु सुंदर चेहराएं, नीछू रूपे गुने मोहड़ाएं। आगे बोलते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि आपन रूप गुण और गात यानी शरीर चेहरा मोहरा ये सब बझाए कि आपन गाल ढांपे नाय पारहत, और ना आपन पत्री भर के भातों खाए पारोहत, और ना ही उनको एक सही तरीके से यानी पेट भर के भोजन भी उसको सही ढंग से मिल पाता है। तनी आधे के भात जुड़वे पारहत, कि किसी तरह से थोड़ा बहुत मतलब वो पत्री भात जो वो मिलो पारो, किसी तरह से वो अपना थोड़ा बहुत भोजन का व्यवस्था कर पाती है, भर पेट उसको भोजन भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि उघरल मन गात थोथना ढांपा, ई की हवा है देसे काका, गोटे जगतेक आलेख करोड़, जनिक पिसबन घनी जाता है, ई लाए आदि मारल ठाव, आयलक मुनिस मोरल मने, कुरिया बाटे कुछ कुछ रहते, कचकच कते मने मत हैं, चीटा गोला सोटे चौथे। आगे यहाँ पे बोलते हैं कि उघरल मन गात थोथना ढांपा, यहाँ पे गरीबों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कवि कि गात और मन उघार हेल है, थोथना ढांपल मैंने इज्जत आबरू गेल बाधू ओकर पेट नाय भरल है, कि वो सब कुछ अपना न्यौछावर कर चुकी हैं, फिर भी उसका जो वो पेट नहीं भर पा रहा है।
वो ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रही कि उसका शरीर बिगड़ रहा है कि क्या है उसका किस तरह से है, कुछ भी वो नहीं देख रही है। गोटे जगत एक आलेख करोड़, किस जगत का लाखों करोड़ों इस तरह से चीजें जो वो देखने को मिलता है। जनिक पिसबन घानी जाता है, जनिक पिसबन यानी यहाँ फिर भी यहाँ की स्त्रियों को जो वो आज भी जो वो कह सकते हैं कि जनिक पिसबन घानी जाता है। घानी मतलब होता है, आपने देखना होगा कि तेल जो तैयार करने वाला जो मशीन होता है उसको घानी बोला जाता है। और जाता आपको पता है अच्छे से, ये होता है जो कि दाल पहले के समय में जो दाल दररने के लिए जो बनता था, तैयार होता था, उसके लिए जो होता था पत्थर का बनता था, उसी को जाता कहा जाता था, है ना। आइलक मुनिस मोरल मने कुरिया बाटे कुछ कुछ रहते। आइलक मुनिस मोरल मने यानी यहाँ पे पुरुष जाति का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि आधा रायते मर्द मजदूरी मुनिस खैट के उदास मने आयल है। कि जब पुरुष जो वो दिन भर मजदूरी करके और शाम को वो घर लौटते हैं तो उनका मन उदास है। मन उदास क्यों है? क्योंकि बोलते हैं कि आज उनको जो वो मालिक ने मजदूरी जो वो पैसा नहीं दिया है, इसलिए उसका मन जो वो उदास है। ई ले कि चीपस गोला यानी कंजूस मालिक जो वो दिन भर उसको खटा करके और सांझ पर उसको पैसा नहीं दिया है। यही कारण है कि आज उसका मन जो वो पूरा उतरा हुआ है, उदास है। से ले कुछ कुछ अंधारे उदास मने घर घूरल है। और यही कारण है कि वो घर जो वो इस तरह से लेटा हुआ आया हुआ है वापस। कचकच कते मने मत हैं चीटा गोला सोटे चौथे। तो गोला मतलब यहाँ पे होता है मालिक, है ना। गोला मतलब यहाँ पे मालिक बताया गया है। चीटा मतलब वही कंजूस हो गया, कंजूस मालिक जो है, चीपस जिसको बोलते हैं, चीपस गोला मतलब कंजूस मालिक। आगे यहाँ पे लिखते हैं कवि कि जुवान डांडा धनुक लेखें सुधा डुभाक मिलले सेवा, ठढ़ल कथा काल्हा कलवा धरनी के सुखल टंटाइल, आर करे भाला टौआल माथा धैर के बैसल मरद, हाठुक बोले धापले भुइए धुंधुर देखाए आँखी गांव, ई लाए आदि माड़ल ठाव। कि जुवान डांडा धनुक लेखें कि आज के ऐसा स्थिति हो गया, इतनी गरीबी स्थिति बनी हुई है कि एक जवान का डंडा यानी कमर जो वो धनुष के जैसा वो नेव गया है, यानी घूम गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको सही ढंग से ना ही उसको भोजन मिल पा रहा है, ना ही उसको एक वक्त का अच्छा से खाना मिल पा रहा है, ना सही से उसका शरीर का वो ख्याल रख पा रहा है। दिन भर वो खटते खटते उसका कमर जो है वो धनुष की भांति टेढ़ा हो गया है और वो झुक गया है। वो एक जवान का की स्थिति जो वो बताया गया है। सुधा डुभाक मिलले सेवा, सुधा डुभाक मिलले सेवा, ठढ़ल कथा काल्हा कलवा धरनी के सुखल टाटाइल। कि उसको किसी तरह से, क्योंकि उसको डूबा भर के माड़ भात बासी कलवा जो वो उसी तरह से खाने पीने को मिल रहा है, अभाव की स्थिति में घरनी उसको जो वो खुश करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो भी घर में जुट रहा है उसी को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही अभाव के कारण से उसका शरीर जो वो यह स्थिति में हो गया कि वो जवान होने के बावजूद भी उसका शरीर जो वो झुक गया है और एक धनुष की भांति उसका शरीर जो वो उसका कमर हो गया है। आर करे भाला टौआल, आर करे भाला टौआल माथा धैर के बैसल मरद, हाठुक बोले धपले भुइए धुंधुर देखाए आँखिक गांव, ई लाए आदि माड़ल ठाव। आगे कवि बोलते हैं कि मर्द की स्थिति का वर्णन, यानी यहाँ पे पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतने में वह पुरुष जो वो अपना माथा धर करके वो नीचे, है ना, नीचे भुइए मतलब नीचे धपले बैस गिल, आंखें धुंधुर दिखाए लगा ले, यानी उसको जो वो धुंधला दिखाई दे रहा है। ई है आदि माड़ल ठाव कर हालत। ये है यहाँ के जो कह सकते हैं कि नहीं बोलते हैं कि यहाँ का जो मूलवासी और निवासी स्थानीय लोगों है, तो उन लोगों की स्थिति का वर्णन ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिखता है कि आज भी उसकी स्थिति जो वो कैसी बनी हुई है, बदहाली स्थिति आज भी बनी हुई है। आर हुंदे ऊंचा पिंडे आँख सेंक के इंजरिया करे हुलुक बुलुक, अध छरवा छाने फाँके फाँके टिड़वाए के मोचराए के, नेहाल भय आपने रूपे ऊ पावे नाय डंडाक शायद झकमक रूप धूरे सनाए। आगे यहाँ पे कवि बोलते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि आर हुंदे बोड़ बोड़ घरे चांदनी चकमक कर रहा है,
एक तरफ यहाँ पे बड़े बड़े मकान जो वो महल जो वो चकमक चकमक चांदनी रातों में चमक रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ जो वो अधछरवा छायनेक यानी छानी में क्या है, जो खपरपोश का जो घर होता है, तो वो छानी उसको बोलते हैं, छानी उसका छरा हुआ है। वहां पे क्या है कि जगह जगह पे फांक है, यानी जगह जगह पे होल है, और उस होल से जो रोशनी आ रहा है वो नाचता हुआ उसको घर के अंदर में दिखाई दे रहा है। वही बोलते कि फांक से हुलक रहल है, वहां से जो रोशनी आ रहा है सो। आर ऊ ऐसन टिढ़ुआए मोचराय के आपन रूपे नेहाल भय नाच रहल है। हिया ऊ इंजोरिया रंफ जे घर भीतरे घुरघुरवा नियर घूरत रहल है, टाक के रूप में वर्णन करल गेले, जे नाचत रहल नियर देखा रहल है। और वह जो रोशनी जो आ रहा है चांदनी रात का, उस रात का रोशनी जो आ रहा है घर के अंदर में, वो नाचता हुआ रोशनी जो वो उसको दिखाई दे रहा है घर के अंदर में। तो जहां एक तरफ बड़े बड़े महल जो वो चांदनी रातों में चकमकाता हुआ दिख रहा है, झकमक दिख रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ यहाँ पे एक गरीब की झोपड़ी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से ऊपर में छानी भी कहीं कहीं पे जगह जगह पे खाली जगह है, और वहां से जो रोशनी आ रहा है, जब बरसात होता है तो वहां से पानी पूरा झरझर करके पूरा घर में पानी जो वो भरता है। आगे लिखते हैं, कीले की छाइन झूर के मुड़े ऊपरे कूथे कांधे चुके झरे, चेंगा चुटिया चढ़चढ़ाहत माय के छेकछूने छाती रथे, टूटल पछरल पसरल गाते। किले की छाइन झुर के मुड़े ऊपरे कूथे कांधे चुई के झेरे, किले की उ छाइन के भुरुक से झैरे के दिन है, यानी जब वर्षा का दिन आता है तो पानी मड़े ऊपरे चुए लगा है। और ओकरा कभी कांदे के भावे देखल हत और कहो हत कि उ छाइन आज कांद रहल है। वह छानी जो वो छान यानी घर का जो छत है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि वहां से पानी जो वो निरंतर नीचे आ रहा है। सभी लोग जो वो परेशान हो रहे कि कहाँ वो लोग सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, उसका वह जगह उसके घर में नहीं है। चेंगा चुटिया चढ़चढ़ाहत मायक छेकछुन छाती रथे, टूटल पछरल पसरल गाते। तो वहीं दूसरे तरफ वर्णन करते हैं, कवि कहते हैं कि हेंदे चेंगा चुटिया यानी बच्चे जो माँ के टूटल परल गाते छकछुन हेल, वहां पे बच्चे जो वो रो रहे भूख से, और इधर माँ की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। बोलते कि मकीन मरद पहले बोर मोद देवी पाट पाट भैर, पी लेला कैसन के दम भैर, बढ़ाए मेसर कोसर की कर। लेकिन दूसरे तरफ एक तरफ यहाँ पे घर में बच्चे रो रहे हैं, माँ परेशान है कि बच्चे को क्या खाने के लिए दे ताकि उसका भूख मिट सके और उसका रोने का जो बदहाली है उसको दूर किया जा सके। और माँ जो परेशान है वो क्योंकि माँ खुद जो वो उनको अच्छे से ना भोजन मिल पा रहा है, तो वो बच्चे को कहाँ से भोजन का व्यवस्था करवा पाएंगे। वहीं दूसरे तरफ बोलते हैं कि और दूसरे तरफ लेकिन जो पुरुष है वो क्या है कि मौद देवी के, यानी एक तरफ दूसरे तरफ वो शराब पी करके वो जो वो किसी तरह से अपना जुगाड़ कर लिया है और पी लेला कैसन के दम भर, जैसा तैसा उसको मिल गया, वो दम भर के अपना अपना पी लिया और बढ़ाए मेसर कोसर की कर। आर भावे है सेसे जय उहता गुलामी के बाद दुनिया हामर भेल आबाद, सबसे सर्कस हामर पया सबले नजर हामर ऊंचा, मौद देवी अजगर रहोक दोसर केऊ नाय देखो, आर डांडा जोरे टाइन के नेहाल बेहाल बउआ है। और जब वो नशा में पूरा झूम जाता है तो उसके बाद में उसको सब चीज याद आने लगता है और वो सोचने लगता है और वो सोचते लगता है कि आज वो जीव मारवा गुलामी मैंने मतलब जो काम करने वाली गुलामी है उस गुलामी से वो आज़ाद हो गया है, क्योंकि वो नशे में आज पूरा चूर है। आर हूँ हिया आपन सिवाय आर ककरो ना देखा है। जब लोग नशे में होते हैं ना तो अपने सिवा उसको कोई भी व्यक्ति उसके सामने नजर नहीं आता है। उसको लगता है कि आज जो हम हैं उसके अलावे हमारे सामने और कोई भी नहीं है ना। केवल वही आदमी व्यक्ति दिखाई देता है और उसके सामने कोई भी नहीं दिखाई देता है। आ यह लेता रहे वो आपन जनी के टाइन के आपन छाती हपुआ के निहाल यानी बड़ी खुश हवा है और बउआत रहो है कि ऐसे ने भूइये पड़ल है। घोर रात और आगे यहाँ पे जो वो जब घर आते जो जब पत्नी उसकी कुछ बोलती है तो उसको मारपीट करता है और ये सारी चीजें जो वो वर्णन करते हैं। आगे कभी बोलते हैं कि घोर रात यह धचरें जाओ ना भिनसरें झोंका, सोटे जे भरी भिंजवल सोटा, कांपवे गोलाक रागे के डर। घोर रात यह धचरे मतलब
घनघोर रात में जब यही स्थिति में जब वो आता है तो उसी तरह से वो कह सकते हैं कि सो जाता है नशे के हालत में। लेकिन जब सुबह का भिनसरिया ठंडा जब उसके शरीर में पड़ता है तो भिंजवल सोटाए पीटल नियर लागल, तब वो जाड़े गोलाक राग नियर कांपे लागल। और जब उसको सुबह का ठंडा लगता है तो उसका नींद खुल जाता है कि अरे भाई अब तो लगता है कि हम कहाँ पे सोए हुए हैं, लगता है कि आज तो लगता है नली के सामने सो गए हैं, आज लगता है कि कहीं पे नीचे सो गए हैं। तो उसको सुबह यह आभास होता है कि हम तो नीचे सोए हुए हैं और ऐसी स्थिति में सोए हुए हैं। डिंडा पिंडा ऊंचा जकर निशा नाचे थरथर गाते, मोदे मोचरल मातू मत हैं जोताक ई हांस के हुए। बोलते कि डिंडा पिंडा ऊंचा जकर वो सपना देखे के नियर अति आनंद में है और वो निशा में बड़का बड़का बात सोचे है, वो आपन के राजा महाराजा नियर बुझे लागे है। जब वह व्यक्ति जब नशा में होता है तो वो कुछ भी उसको नहीं दिखाई देता है, वो लगता है जैसे आज हम एकदम राजा महाराजा जैसा वो सपना देख रहा है आराम से, सपने में ही वो सब कुछ। तो आपको पता ही है कि एक शराबी की स्थिति क्या होती है, जब वो होता है तो हर तरह से वो कह सकते हैं कि सब कुछ ऐसी स्थिति में होता है कि कहना ही नहीं है। और उसी हालत में वो मगन है, मगन में वो सपने देख रहा है और सपनों में वो अपने आप को राजा महाराजा जैसा वो महसूस कर रहा है और लगता है कि हमारे सामने आज तो कोई है ही नहीं। खुशी मने आगे यहाँ पे बोलते हैं कि खुशी मने जेव कांदे ही हैं तभू ओकर नाम मायनो नाय, कधू नाय है ओकर गांव ई लाए आदि मारल ठाव। और खुशी मने कखनों वो कभी वो हंसता है कभी वो रोता है। जब देखिएगा कि शराबी आपको मिल जाएगा ना तो आप चाह लीजिएगा कि इससे हम पीछा छुटा करके और वहाँ से हम निकल जाएं, लेकिन वो आपको जाने ही नहीं देगा। बोलेगा जब तक मेरा बात नहीं सुनिएगा तब तक जाने ही नहीं देंगे, वो आपको छोड़बे नहीं करेगा। और कभी वो हंसेगा कभी वो रोएगा, कभी वो पुराना इतिहास उठा करके ले आएगा, पता नहीं कहाँ से उस समय उन लोगों को इतिहास भी याद आ जाता है, पूरा इतिहास सुनाने लगेगा कि ऐसा है वैसा है, हम ऐसा हुआ करते थे वैसा हुआ करते थे, तुम्हारा ये था वो था, सब कुछ बताने लगेगा। लेकिन आपको जाने नहीं देगा, बोलेगा नहीं हमारा बात पहले सुन लीजिए पूरा, और वो आपको पकड़े हुए रहेगा। मनक आपन बेबसी ख्याल आव है और वो आव बाव बतिया है कहाँ ओकर नाव गांव है। और उस समय वो सब कुछ बातें करता है, अपना पूरा इतिहास उसको याद आने लगता है जब वो नशे के हालत में होता है। तो आगे कवि बोलते हैं कि इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि आदि माड़ल लोके ठाव ई लाए आदि माड़ल ठाव, पटपटाइल पिसाइल ठाव मोरल मन माथा धरल ठाव, झारे पाते भोरल ठाव धने तपावे कोंचल ठाव ई लाए आदि माड़ल ठाव। और इस तरह से कवि जो वो ई आदि माड़ल ठाव का वर्णन करते हुए इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में और यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, जो भारत का चित्र जो है, वास्तविक चित्र जो है, उसको दिखाने का प्रयास यहाँ पे कवि के द्वारा किया गया है। और ऐसे में यहाँ पे लोगों का बोलते हैं कि यहाँ पे लोगों का मन मर गया है, लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे कमी यहाँ पे कोई चीज़ों की नहीं। यहाँ के धरती में कह सकते हैं कि हर कुछ है, सब कुछ है, धन संपदाओं से खनिज संपदाओं से भरा पूरा हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग उसी प्रकार से गरीबी हालात फटी हाली ज़िंदगी वो आज भी जी रहे हैं। आज़ादी के इतना दिनों के बाद में भी यहाँ के लोगों का विकास जो वो नहीं हुआ, गरीब लोग और गरीब होते गए और जो अमीर थे वो और अमीर होते गए। वो कोई सोचे कह सकते हैं कि और वह कुछ भी सोच समझ नहीं पाया और ना ही आज तक उसकी गरीबी जो वो दूर हो पाई। इस प्रकार से इस कविता में कह सकते हैं कि भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है। उन जो आज भी जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी की स्थिति में, बदहाली की स्थिति में वो जी रहे हैं, और बड़े लोग जो वो आज भी वो अपना अमीरी दिखाते जा रहे हैं और गरीब लोग आज भी उसी हालात में बने हुए हैं। तो इस कविता के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि ये कविता भी आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगली कविता में हम लोग जो वो इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें से जो इसकी अगली कविता है ना, इसमें दो जो भारत का मोहरा, उसमें से भारत का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें से कुछ ऐसे धनाढ़ लोग जो हैं, जो कथित कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो कथित संभ्रांत किस्म के लोग जो हैं, वो अंग्रेजों की नकल आज भी वो करते हैं। कुत्ता पालते हैं, कुत्ते पर काफ़ी खर्च करते हैं, घोड़ा आदि रेस में भाग लगाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। तो कहता है कि क्या भारत का असली चित्र यही है क्या? नहीं, भारत का यह असली चित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो वो उंगलियों में गिने जा सकते हैं, वो लोग तो काफ़ी कम है जो इस तरह से और वो दिखावे के लिए एक गरीबों का कह सकते हैं कि एक प्रकार से और भी शोषण और अत्याचार
किया जाता है उनके ऊपर में, आज भी उन लोगों के द्वारा। और साथ ही साथ अगर कहीं नहीं भी अत्याचार किया जाता है तो एक गरीब को कम से कम, अगर आप कहते हैं ना कि अगर घाव में आप मलहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उस घाव को कुरेदने का प्रयास ना करें। कि अगर आप उसको मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको और ज़्यादा, उसको कह सकते हैं कि कुरेदने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप उसे ये महसूस नहीं करवाए कि तुम गरीब है और हम अमीर हैं, ये कम से कम दिखाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सभी में समानता का भाव होना चाहिए। हालांकि कहना ये आसान बहुत होता है, सबके लिए आसान होता है, लेकिन ये कर पाना काफ़ी कठिन होता है। चलिए मिलते हैं इसकी अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।